अंग देश के महान राजा दानवीर कर्ण की भूमि एवं महर्षि कौल की तपोभूमि पुण्य सलीला मां गंगा के तट से अपनी जन्मस्थली से मैं आकाश सनसनाती हुई बंदूकों की दनदनाती हुई गोलियों से अपने आप को दिलोजान से न्यौछावर करने वाले सरहदों पर तैनात तमाम सिपाहियों को मैं प्रणाम और सलाम करत पेश करता हूं। युवा दिवस है और युवा होने के नाते बस आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हम वक्त के बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप और पुण्य का विश्वास बदल सकते हैं। अगर अपने बाजुओं पर यदि भरोसा कर ले हम, तो ये जमी तो जमी है, आसमां बदल सकते हैं। ये जमी तो जमी है और आसमां बदल सकते हैं। और आसमां तो बदला था कलकत्ता के धूसर मिट्टी में पनपा हुआ, पैदा हुआ युगांतकारी युवा क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद ने, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के शिकागो में सन 1893 के धर्म संसद में भाषण देने पहुंचा, तब अपने इन्हीं मुखारविंद से प्रस्फुटित होती बोली से जब यह ऐलान किया कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, तब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की ताकतवर जनता 2 मिनट तक अपने इन्हीं कदमों पर खड़े होकर तालियां बजाती रही। और इन्हीं तालियों की थपथपाहट से उदय हुआ दुनिया का सबसे अस्थायी प्रतिमान, जो आज भी एक रोशनदान की तरह है। और यह रोशनदान उन तमाम युवाओं के लिए है जो आज भी अंधकार में पल रहे हैं। चूंकि युवा दिवस है और युवा दिवस के मौके पर आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। चूंकि रांची और पूरे झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन युवा हैं। चूंकि राज्य साल 2000 में अलग हुआ और 21 साल का नौजवान हमारा ये राज्य है, और चूंकि राज्य के कई सारे युवा विधायक हैं और सांसद हैं, तो आज क्यों ना हम युवा दिवस पर यह हाल जाने कि आखिरकार युवा है कौन। यह सवाल तो उठना ही चाहिए ना कि आखिरकार युवा के असली मायने क्या होते हैं। कौन है युवा? या ये है युवा जिनके अंदर अब कोई उत्साह नहीं, कोई सपने नहीं? या वे बुजुर्ग युवा हैं जिनके अंदर आज भी उत्साह है, सपने हैं, उमंग है, हौसले हैं? तो चूंकि आज युवा दिवस का मौका है, तो क्यों ना आज हम स्वामी विवेकानंद के क्रांति विचारों के नतीजों के मुहाने से शुरू करते हैं आज बोल जनता बोल की आवाज। और इस 30 मिनट के शो के इस पूरे सफर में हम आज बतलाएंगे कि आखिरकार राज्य का युवा कौन है और युवा कैसा होता है। अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो इस वक्त हम राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हैं, पर इस वक्त हम मुराबादी मैदान में, और मुराबादी मैदान में ही आखिर तलाशेंगे कि दिए में आखिरकार लौ कितनी बची है, कितना है घी और कितनी है उसमें चिराग, कितनी है रोशनी। क्या उस रोशनी से दुनिया में युगांतकारी परिवर्तन आ सकता है, कोई नई क्रांति आ सकती है? तो आज राजधानी रांची के मुराबादी मैदान में हैं और देखेंगे कि युवा होने का असली मतलब क्या है। तमाम लोग हैं, ज्यादातर महिला सशक्तिकरण का मोर्चा हमारे तमाम लड़कियां हैं। तो भैया इन लोगों से बात करें कि युवा होने का असल मतलब क्या होता है, युवा होना क्या होता है और युवा होने के क्या पैमाने हैं, कौन होते हैं असली युवा? और सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज्योति रानी है, मैं रांची से ही हूँ, बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा युवा क्या होते हैं, तो उसके पीछे एक मैं कविता से शुरू करना चाहूँगी। एक शिव मंगल सिंह सुमन का कविता है जो हम लोग सबने पढ़ा है अपने स्कूल लाइफ में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली ये कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब ये जो यूथ है इतने ओवर एंथुसियास्ट है, इतने पावरफुल, डायनामिक, लेकिन हम अपने मर्जी के मालिक हैं। हमें कहीं भली ये कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, हम कड़वा फल खा लेंगे पर वो पिंजड़े में बैठ के वो सोने की कटोरी में मैदा खाना गवारा नहीं। तो ये है युवा आज का। तो देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता से इस शो का आगाज हुआ है, बोल जनता बोल के इस शो का आगाज हुआ। और इस शो में ही आज हम तलाश रहे हैं कि युवा है कौन, कौन है युवा और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तृप्ति रानी है, मैं रांची से ही हूँ। और युवा वो है जो उसके अंदर सारी क्वालिटी है जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है, अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो कहीं आगे बढ़ सकता है। युवा वो है जिसके अंदर एंथुसियास्टिक, उसके अंदर एनर्जी हो, खूब एनर्जी हो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा दे, वो है युवा। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, पर उस ग्रोथ में समाज नहीं दिखा हमें कहीं। क्या युवा उस समाज से मरहूम है? क्या युवा उस समाज का एक हिस्सा नहीं है? शायद यही वजह है कि युवा आज बैठता नहीं है अपने गार्जियंस के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। यही है मुख्य मुद्दा।
अभी तो युवा खुद की तलाश कर रहा है, खुद को समाज बना रहा है, खुद को समाज में इन्वॉल्व कर रहा है, तो अभी वो समाज को कहाँ देखेगा? पहले खुद को तो जान ले, खुद को तो पहचान ले, तब तो समाज से जुड़ के समाज का उन्नति का काम करेगा। ये है युवा। खोजने की खुद को तलाश तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। मानवीय सभ्यता या आदमियत की शुरुआत जब हुई तो इंसान अपने आप को तलाश ही रहा था, पर इस तलाशने के दौर में युवा कैसे बिछड़ गया कि आज वो अपने परिवार के साथ बैठने को तैयार नहीं है। क्या ये दौर या अपने आप को जानने की कोशिश अभी युवा में शुरू हुई? जैसे मैडम बोली कि युवा तलाश रहे हैं या तलाशना है, तो वो युवा नहीं है। जो तलाश चुका है, जिसको हर चीज़ की सोच समझ हो चुकी है, जो बोलना चाहता है और बोल भी रहा है और उसको उस चीज़ का समझ है, वो युवा है। खुद को तलाशने में युवा को कितना समय लगेगा? एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, जो एज यूथ होता है मतलब डेवलपिंग पीरियड होता है वो, मतलब आप मान के चलिए 12 ईयर से लेकर 24 तक, ठीक है। तो उस टाइम इंसान अगर बोलते हैं कि 12 से 24 ये यंग पीरियड है, यूथ का पीरियड है, तो इसमें राहुल गांधी नेता हैं, हाँ अखिलेश यादव नेता हैं। हाँ हाँ, तो वो ठीक है, चलिए वो नेता है तो, लेकिन फिर वो जो उस टाइम डेवलपिंग पीरियड होता है, अगर इंसान उस टाइम जितना लेगा, मतलब जितना वो अपने आप को ये समझेगा कि उतना पढ़ाई, जैसे गांधी जी वो लंदन गए, कौन से पीरियड में गए थे? वो यूथ के पीरियड में गए थे। वो सब चीज़ समझ के तब आए वो इंडिया, तब वो हर चीज़ स्टार्ट करे थे। जब तक वो समझेगा नहीं, फिर घुस जाएगा तो क्या फ़ायदा है? तो ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि अगर इस देश के राष्ट्र बापू, इस देश के बापू महात्मा गांधी अगर इतना कुछ कर पाए, तो इसकी वजह ये थी कि 1869 में पैदा हुआ एक काठियावाड़ के पोरबंदर में पैदा हुआ एक आदमी 1888 में जब वो दक्षिण अफ्रीका जाता है, नस्लवादी दक्षिण अफ्रीका जो है वो 1893 में जाता है, लेकिन इससे पहले वो 1888 में जो है वो यात्रा करते हैं विक्टोरिया युग में इंग्लैंड की, और फिर वहाँ पढ़ाई करते हैं, और फिर 1915 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पूरी करने के बाद वापस वो भारत आते हैं। तो इतना कुछ जो है, इतना जो फलक मिला उन्हें, इतना जो प्लेटफॉर्म मिला उन्हें, इतना जो पढ़ाई का मौका मिला, ये कह रहे हैं कि अगर इनको भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये भी गांधी की तरह कुछ कर सकते हैं क्या? अगर सही मायने में देखा जाए तो बेशक कर सकते हैं। अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए, जैसा कि आपने मेरे दोस्तों से ये सवाल किया कि युवा क्या है, सही मायने में आज युवा नहीं है। कहीं युवा नशे में चूर है, तो कहीं अय्याशी में, तो कहीं खेलबाजी में। कहीं ना कहीं युवा बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी अड्डेबाजी होती है। युवा बहुतों ने कोशिश किया, हमारे सरकार, कई लोगों ने कोशिश की कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं सरकार भी मार खाई, कहीं ना कहीं युवा भी मार खाए, क्योंकि युवाओं में अपना जो आत्मसम्मान और आत्मबल है ना, वो नहीं है युवा में। आज मैं भी एक युवा हूँ, और कल अगर मैं ये सोच लूँ कि भाई मैं कर सकती हूँ, तो मैं आगे तक जा सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आज के युवा ये सोचती है कि उसे कोई आगे लेके जाए, ये कभी नहीं होगा। देखिए, युवा अगर खुद को आगे लेकर नहीं जा सकता तो फिर जाहिर सी बात है कि उनकी अगुवाई कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही करेंगे। युवा के अंदर वाकई अब जोश नहीं है क्या? कहाँ है युवा? गौण है क्या युवा? जब उसको सामाजिक मसले के बारे में सारी जानकारियां हैं कि समस्याएं बेरोजगारी है, समस्याएं भुखमरी है, समस्याएं जो है वो इस देश में भ्रष्टाचार है, तमाम समस्याएं और समस्याओं का हल भी जब युवाओं के पास है, तो युवा पीछे क्यों है? पर्दे के आगे या फिर उस लकीर के आगे आने के लिए उत्सुक क्यों नहीं? युवा उत्सुक है, पर वो अभी अपने ही प्रॉब्लम, अपने ही जितने भी व्यथा है उसी में मग्न है। वो अभी अपने से हटके दूसरे समाज की तरफ देख ही नहीं रहा है। वो सिर्फ अपने में ही अपना एक ऐसा सर्कल बना लिया है कि उसी में वो बस अपना कैद होना चाहता है। वो तो निकलना चाहता है, बस वो चाहता है, वो सोचता है ये करेंगे वो करेंगे, पर वो करता नहीं है। यही प्रॉब्लम आ जा रही। वो थ्योरी फील्ड में तो वर्क कर रहा है, पर प्रैक्टिकली नथिंग। सरहद को तोड़ने में कितना समय लगेगा? उस वर्ग को तोड़ने में कितना समय लगेगा? क्या एक दौर बीत जाएगा इसमें और फिर युवा अपने देश की समस्याओं से फिर कभी अवगत नहीं? दौर तो कभी नहीं बीतेगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हमारे वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस, भगत सिंह 12 साल 14 साल की आयु में जब इतने बड़े क्रांतिकारी काम कर सकते हैं, उन्होंने सरहद को तोड़ा, अपनी सोच की बाउंड्री को बढ़ाया, नैरो से वाइड हुआ। तो आज का युवा भी कर सकता है। जब उस समय जब सोर्सेस नहीं थे, तब उस टाइम इतने सारे क्रांतिकारी हमारे सामने आए और हमारे देश को आज़ादी दिलाए। तो आज के दौर में जब हमारे पास इतने सारे सोर्सेस हैं, तो मैं मानती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आज का युवा भी अपने ही सोचों से लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए, एक सवाल जो बहुत लाजमी है, और ये सवाल ये है कि जब दौर हथियार बंद का था, जब दुनिया में बम धमाके चल रहे थे, तब उस दौर में गांधी नहीं, चूंकि बात गांधी की हुई, तो गांधी नहीं एक ऐसे अस्त्र का, एक ऐसे शस्त्र का, एक ऐसे हथियार का आविष्कार किया जो हिंसा पर आधारित था, सविनय अवज्ञा, जो भूख पर आधारित था,
और उनका तरीका ही यही था कि वे अपने आप को कष्ट देकर शासक वर्ग को शर्मिंदा कर देते थे। तो सवाल ये है कि आज के युवाओं के पास भी तो वो अस्त्र है, और वो अस्त्र है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर दिल्ली में अगर सत्ता परिवर्तन हो सकता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से, अगर सोशल मीडिया का टूल का इस्तेमाल करके अगर इतने बड़ी जन आयोग जन संगठन की शुरुआत हो सकती है, जन आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, तो इस युवा के पास अगर ताकत है, सोशल मीडिया का टूल है, समस्याएं हैं, हथियार भी है और उस समस्याओं का हल भी है, तब समस्या है कहाँ की युवा आगे नहीं? युवा ये चीज़ को समझता नहीं है। मुखर नहीं है युवा? मुखर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं उसको किसी चीज़ का डर है, और पता नहीं वो किस चीज़ का डर है। कहीं ना कहीं हम भी डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे या फिर हम आगे आएंगे तो ये चीज़ पलट के मेरे को ही लगेगा। लेकिन ये चीज़ युवा नहीं समझता। जब इस चीज़ से हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर हम इस चीज़ से बोलेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं और समझ के इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये समस्या है कि हर किसी को, जैसे मैडम ने बोला कि लोग ये चीज़ को समझता नहीं है या फिर बोलना नहीं चाहता है। हर किसी को हीरो चाहिए, सुपर हीरो चाहिए। सुपर हीरो चाहिए। और पता नहीं आजकल के युवा को या हमको हीरो क्यों चाहिए, हीरो हमको खुद क्यों नहीं बनना है, ये चीज़ हमको भी समझ में नहीं आता है। और आजकल के युवा को भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हमको युवा हीरो जो है या फिर जो मेरा नेतृत्व कर सके, वो आधे उम्र बीत जाने के बाद वाले लोग ही क्यों चाहिए। जैसे कि गांधी जी जैसे या फिर अन्ना हजारे जैसे या फिर जो भी क्रांतिकारी कर चुके हैं, वैसे हीरो हमको अभी क्यों चाहिए। हम हीरो क्यों नहीं बन सकते हैं, ये चीज़ अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज़ जिस दिन समझ जाएगा उस दिन युवा आगे बढ़ेंगे। यूथ हीरो क्यों नहीं बन सकते? वो हम बड़े पर्दे पे अदाकारी वाली हीरो की बात नहीं कर रहे, जो रियल समाज में ग्राउंड स्तर पर खड़े होकर वो जो आवाज़ उठा सके, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि वो एक्चुअली ये सबको ये लेते हैं, मतलब इंस्टा यूज़ कर रहे हैं तो रील्स बनाएंगे, मतलब उसका वो सही तरीके से यूज़ नहीं करते। मतलब अगर रील्स बना रहे हैं उसमें पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे, पूरा दिन, जो ये नहीं होना चाहिए। उन लोग को अगर यूज़ करना है तो सही मतलब का करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं, बट वो ऐसा करते नहीं हैं। तो देखिए एक अहम सवाल अब कि चूंकि युवा है और युवा की तमाम पीढ़ियां हैं यहाँ, हम पूरी जमात है यहाँ पर, एक सवाल है कि भाई प्रेम को लेके अब युवाओं के अंदर क्या ख्याल है? क्या वो जाति की वर्चस्वता और फिर उसके मकड़जाल को भेदने में क्या वो सक्षम है? क्या वो अपने परिवार को मनाने में सक्षम है? क्या अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करने में और फिर पारंपरिक रीति रिवाज को तोड़ने में क्या युवा सक्षम है? जाति व्यवस्था और प्रेम कैसे देखती हैं? जी, मैं पूरी तरीके से कास्टिज्म के खिलाफ हूँ। जातिवाद ही हमारे देश को और हमारे समाज का जो पिछड़े होने का कारण यही है, जातिवाद। जो हम लोग जाति को, अपने एक इंसान को जो 5 भागों में बांट दिए हैं, यही बोला गया है कि धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, अभी राह तो दूर पड़ी है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बैठी हर दीपक मजबूर है, मिला ना सूरज संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो ये जो जातिवाद है, जिस दिन हम लोग इसको भूल जाए और आगे बढ़े तो हमारे देश को, खुद को और समाज को आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि आप बोल रहे थे, जो युवा है, जो यूथ है, वो क्यों पीछे रह जा रहा है, यहाँ हम लोग 2 पैरामीटर में बात कर सकते हैं। एक तरफ जो IAS ऑफिसर सृष्टि देशमुख एक युवा है, वो इतना युवाओं को मोटिवेट कर रही है, और उसी तरफ एक IAS एजेंट अफजल गुरु है। तो एक तरफ जहां IAS एजेंट अफजल गुरु है, वो भी युवा था, और हमारे साथ जो IAS ऑफिसर है सृष्टि देशमुख, वो भी युवा है। तो जो यहाँ पे माइंडसेट है, हम लोग किस तरीके से अपने आप को झुकाव करते हैं, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, ये हमें आज सोचना है। ये जो हम लोग सोचे थे कि, और वो लोगों ने जो स्लोगन निकाला था कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, और हमें बोलना है कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। तो ये माइंडसेट हम लोग को तय करना है कि हम लोग कहाँ जाना है। क्या बात। देखिए, मैंने कहा था कि मोर्चा और सिपाही ये सब लोग आज यहाँ तैनात किए गए हैं। अगर अंतर जातीय किसी इंसान से, मतलब अगर आपकी जाति जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, अगर किसी दूसरे जाति में किसी लड़के से अगर प्रेम हो जाती है,
तो क्या वाकई उससे शादी कर लेंगी आप? क्या आप उन तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए सक्षम हैं? आवाज उठा सकती हैं? इससे पहले मैं यही बोलूँगी कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी मनुष्य हैं और ये किसी जात पात से कहीं ऊपर है। इससे कहीं लेना देना नहीं है कि वो किस जाति का है, ये किस जाति का है। ये आज के समाज का युवा ये समझता है कि हम सभी जाति से ऊपर है और हम किसी से भी मतलब ये नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई किसी चीज़ का बाउंड्री नहीं है। हम सब समझते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें किस ओर आगे बढ़ना। युवाओं को समझ में आने लगा है कि जाति व्यवस्था क्या है। ये बताइए, धर्म के नाम पे राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि युवा के तौर पे? एक युवा के तौर पे हम लोग देखा जाए तो बहुत यहाँ के जो भी देश में है करप्शन के दौर में राजनीति एक नेता दूसरे नेता के ऊपर कास्टिज्म को लेकर या किसी भी क्षेत्र में देखे तो दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि मैं ये कास्ट से हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा या फिर ये नहीं करूँगा। और उसको लेके अलग अलग जो है वो यादव महासम्मेलन होता है, ब्राह्मण महासम्मेलन होता है, दलित महासम्मेलन होता है, तो इन सबको कैसे देखते हैं? तो ये सबको देखा जाए तो अब सब अपने अपने को कास्ट को, कोई सोचता है कि मैं अपने कास्ट को ऊपर लेके जाऊं, कोई दूसरे कास्ट को लिखता है मैं ऊपर लेके जाऊं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जाति भेदभाव हमारे, आखिर हम लोग हिंदुस्तान में एक जाति के हैं, वो भी हम लोग करते तो भारत माँ से प्यार करते हैं। तो हम लोग को ये जातिवाद कहीं फैलाना नहीं चाहिए, सब हम लोग बस एक भारत माँ के लिए रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो तथाकथित लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भारत माता की जय बोलने की आवश्यकता क्या है, जब मेरा मन करेगा तभी बोला जाएगा। तो क्या आप इसको ठीक मानते हैं? आप कैसे देखते हैं इस तरीके को, इस तरह की चीज़ों को? नहीं, ये तो कहना गलत है कि जब मेरा मन करेगा तब। भाई आखिर हम लोग सब इंसान ही है, तो मन ऐसा नहीं है कि मन तो बहुत कुछ करता है कि कल कि हम ये करें वो करें, बट नहीं, एक इंसान को होना चाहिए कि नहीं आखिर हम हिंदुस्तानी है तो हमारे मन में आस्था होनी चाहिए कि हाँ मैं भारत माँ का बेटा हूँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जिस तरीके से आप बोले कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब मन करेगा तब भारत माता की जय बोलेंगे, तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारे बीएसएफ के जवान आज सोच ले कि जब मन करेगा तब पहरेदारी करेंगे, कोई नहीं बचेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शानदार। एक बात बताइए, आरक्षण की राजनीति को एक युवा कैसे देखता है? क्या उसको लगता है कि आरक्षण एक बेहतर चीज है? क्या आरक्षण जो है वो सोशल सिस्टम की उस जाति प्रथाओं को तोड़ने में सक्षम है, या आपको लगता है कि अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि कई साल हो गए, 70 साल देश की आज़ादी को हो गए, तो अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग एक साथ दें, एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए और एक साथ फिर बहाल हो? आपको ऐसा लगता है? कैसा लगता है, कैसे युवा देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। क्या तर्क है इसके पीछे? तर्क ये है कि जो रियली में नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर आने के लिए हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और एक आरक्षण ही है जो हमको ऊंची जाति और नीची जाति में जोड़ने का वो कड़ी है। कौन है नीची जाति? जो भी हैं नीचे, जो पिछड़े लोग हैं, नीचे जाति मतलब पिछड़े लोग जो हैं, जो सामाजिक तौर पे या शिक्षा के ये से, ठीक है, शिक्षा के मामले में जो पिछड़े हैं उन लोगों को आगे आने के लिए ये कड़ी जो है बहुत बेहतर है। ठीक है। आप ये बताइए, आप कैसे आरक्षण को देखती हैं एक युवा के तौर? मेरे को लगता है कि अब तो हटा देना चाहिए। अब हटा देना चाहिए, क्यों? कि जैसे हम जैसे नीट का प्रिपरेशन करें तो हम भी उतना ही मेहनत करें, वो भी लड़की उतना ही मेहनत करी, बट उसका मेरे से कम नंबर है, उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो कितना दुख होता है। बट वो भी, हम भी वही पढ़ रहे, वो भी उतना ही मेहनत कर रही है, तो इस बात पे तो थोड़ा लगता है। लेकिन कई बार इतिहास के तहखानों में जाकर ये देखने की जरूरत नहीं है कि जब दलितों पर अत्याचार किया जा रहा था, जब उन तथाकथित नीची जातियों पर अत्याचार किया जाता था, जब वो चलते थे तो पीछे झाड़ू बंधवा दिया जाता था और फिर जब चलते थे तो वो फिर रास्ता खुद से बाहर आता था। तो क्या आपको लगता है कि अब वो चूंकि उस तरीके से दंश झेले हैं तो अब उनको थोड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि वो समाज में मुख्य धारा में? अब तो हमको जितना तक लगता है सबको तो इक्वालिटी हो ही गया है। अब ऐसा उतना पिछले जमाने के टाइप से तो कोई नहीं करता है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में जब कोई शादी ब्याह में कोई दलित आज भी घोड़ा पर बैठता है तो उसको मार कर गिरा दिया जाता है। समानता आ गई है क्या? अगर इस नज़र से देखें तो समानता आई नहीं है, क्योंकि हमारे मन में भेद है। मन का भेद जिस दिन जाएगा उसी दिन सब हटेगा। तो देखिए, तमाम चीज़ों के दो पहलू हैं, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। अब एक आखिरी सवाल लेकर हम निकलेंगे और वो ये है कि आपके यूथ आइकन कौन है? नरेंद्र मोदी। उनसे ज़रा दिलो जवान, मतलब यूथ जो होता है ना, अगर हम लोग एज बाउंड कर दे कि इतना से इतना तक के एज को यूथ बोलेंगे, हम उसके पक्ष में नहीं है। जो यूथ होता है वो दिल से जवान होता है। क्यों अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी? क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? इतने एक्टिव, इतने सोशलिस्ट, और जो आज देश को, भारत को जो विश्व स्तर पर कायम किया है, आज कहीं भी जाते हुए प्राउडली बोलते हैं इंडियन, वाओ इंडियन। मतलब वो नरेंद्र मोदी, आप ये भी फोर्स के लिस्ट में भी देखेंगे, जो नरेंद्र मोदी टॉप 20 जो पॉपुलर नेता है उसमें आते हैं, लीडर। उनके जैसा लीडरशिप क्वालिटी, जो एक
एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, मतलब हर एक तबके के लिए उन्होंने सोचा, चाहे प्रधानमंत्री जनधन हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे लड़कियों के लिए। पंडित नेहरू को कैसे देखते हैं? पंडित नेहरू को सबका अपना पर्सनल राय होता है। आपका? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, इज्जत है, पर ठीक है। हम उनके बारे में हम उतना तो नहीं, ये हाँ बचपन में जितना पढ़ाया गया है उतना तो पढ़े ही हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना पड़ा, पर अगर दिल से पढ़ने का इच्छा हुआ तो वो नरेंद्र मोदी के लिए हुआ। देखिए, राजनीति जो है ना वो तय कराती है आपको कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। कोई सावरकर को पढ़ना पसंद करता है तो कोई अंबेडकर को पढ़ना पसंद करता है, और राजनीति ये भी तय करती है आपके घरों में घुसकर। आप चाहे कितने भी पॉलिटिकल हो जाएं, लेकिन 5 सालों में आपको मुखिया के चुनाव में वोट देते हुए आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा, जिला परिषद के चुनाव में आपको वोट देते हुए पॉलिटिकल बनना पड़ेगा, आपको विधायक या सांसद के चुनाव के लिए आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा। तो आप भले ही छाती चौड़ा करके कहिए कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति आपके शिक्षा से लेकर आपके रोजगार तक घुसा हुआ है। क्या कह रही थी? मैं कह रही थी, आपने पूछा कि बेस्ट, मेरी फ्रेंड से आपने पूछा कि नेता या मंत्री कौन है बेस्ट। एक बहुत, मैं पूछा कि यूथ आइकन। सॉरी, हाँ यूथ आइकन। एक बात बता दूं मैं कि मतलब थोड़ा सा ऑड है मेरा बात, लेकिन शायद युवाओं को अच्छा लगे। आज हमारे झारखंड हो या फिर बिहार हो या फिर पूरा भारत देश हो, एक भी पद पे एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो आज अगर झारखंड को भी कोई संभाल रहा है, संभाल नहीं रहा है, वो खेल रहा है, अगर संभाल ले। अगर इंडिया की बात करें, पूरे भारत देश की, मानो उनके पास बहुत काम है, ताम झाम बहुत है, लेकिन वो संभाल नहीं रहा। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। क्या है तर्क? तर्क क्या है कि संभाल? तर्क ये है कि युवा कैसे देखता है अपने प्रधानमंत्री? फिलहाल अगर मैं देखूं तो मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री एक युवा होना चाहिए। इसलिए नहीं होना, युवा इसलिए नहीं होना चाहिए कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, नहीं फर्क पड़ता हमें एक युवा नेता चाहिए जो हमारे मेंटालिटी के साथ काम करे। हमें वो नहीं चाहिए जो अपनी मेंटालिटी थोपे किसी पे। हमें ना कृष्णा चाहिए, ना हेमंत चाहिए, ना नरेंद्र चाहिए, हमें चाहिए युवा। युवा तो आगे आ ही नहीं रहा। युवा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, युवा अपने बुजुर्गों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, युवा इंस्टाग्राम पर दिन भर रील्स बनाने में व्यस्त है। युवा से अगर ये पूछ दें तो गांधी कौन है, तो कहता है कि गांधी को हमने पढ़ा ही नहीं। तो युवा आएगा कैसे आगे? बेशक आपने एकदम सही कहा। अगर ये सवाल है कि हमें प्रधानमंत्री के तौर पे कोई युवा चाहिए, तो युवा होने का पैमाना क्या है? क्योंकि युवाओं के अंदर अब सपने तो बहुत खोखले हो चुके हैं, हो रहे हैं, और अधिकतर इस बात में कई लोग सहमति या असहमति दें, लेकिन युवाओं तो बहुत सारे युवाओं के अंदर अब कोई जोश नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, पुस्तकालय जाते नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वे बुजुर्ग युवा हैं क्या, जो आज भी जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर उत्सुकता है, जिनके अंदर काम करने की क्षमता है? बेशक आपने जो कहा वो एकदम 100% सही है, लेकिन इस जगह पे एक थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाऊंगी कि युवाओं को मौका कहाँ मिला। मौका जहाँ मिला उस जगह पे युवा आगे बढ़ने कहाँ दिया गया सर? अगर बढ़ने दिया जाता, सरकारी स्कूल, कुछ देर पहले ये मुद्दा छिड़ा था, मैं सरकारी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मेरी सिर्फ 2 टीचर अच्छी थी, एक मैथ्स की टीचर अच्छी थी और एक हिंदी की। उसके अलावा इतिहास की टीचर, कोई भी टीचर मुझे पढ़ाई नहीं सही से। हम दिन खोखले बैठे रहते थे, टीचर आके सो के चली गई। बात मराठी से लेके संस्कृत तक मैं पढ़ी हूँ, ना मुझे संस्कृत समझाया गया ना मुझे मराठी। वो सरकारी स्कूल का एक प्रमाण है, मैं एक प्रमाण हूँ सरकारी स्कूल की। अगर मुझे वहाँ समझाया जाता तो आज मैं यहाँ हाई लेवल पे होती। आज मैं भी डरती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि काजल तुम ये लड़ाई लड़ लो, तुम अच्छा कर सकती हो। मैं लड़ने आगे बढ़ी। मुझे वो जो बीते कल के नेता थे नहीं लड़ने दिए, उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया ना सर। एक ने टांग खींचा और एक ने तो भाई दिमागी खींचा। युवाओं को जगह नहीं दी जा रही है। तो ये युवा हैं जो देश के समसामयिक मुद्दों पर जो जानकारी रखते हैं, ये वे युवा हैं जो आरक्षण पर अपनी बात रखते हैं, ये वे युवा हैं जो धर्म की सियासत से लेकर जातिगत व्यवस्था की राजनीति पर भी अपनी बोल रखते हैं। क्योंकि बोल जनता बोल के आज के इस शो का शुरुआत हमने शिव मंगल सिंह सुमन की कविता से शुरू की थी, तो आज इसका अंत हो रहा है। बोल जनता बोल के आज के इस शो से हम आपसे विदाई लेते हैं। कल फिर हमारी मुलाकात होगी और हमारा पता वही होगा, न्यूज़ 11 भारत। लेकिन जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे भी तो भारत के लिए, हम जिएंगे भी तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई गंगा में प्रवाहित हमारी अस्थियों में कान लगाकर कोई सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।